बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम करेंगे सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर आपकी बुक में मौजूद है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें जो हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ये हमें दिए हैं 8। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरा लिखना चाहिए और इसमें थोड़ा सा जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट कर लें। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में आएगा, अगर ये शॉर्ट में आएगा तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो उसमें फिर 4 ही लिखिएगा। जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसी तरह अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर लेते हैं। नंबर 1 है सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही मिलते हैं, जो कि एनिमल या प्लांट हो सकते हैं। नंबर 2 है कॉम्पोजिशन। कार्बन इज़ द की एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है की एलिमेंट होता है। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। कार्बन के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल्सो कंटेन हैलोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। तो इसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है की एलिमेंट कार्बन होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हाइड्रोजन है। उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह से होते हैं। नंबर 3 देखते हैं सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू डिसॉल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो डिसॉल्व लाइक रूल के हिसाब से पानी के अंदर जो होता है वो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर एक्सेट्रा। एंड पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन एल्कोहल। तो कहते हैं नॉन पोलर जो है वो बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में तो सॉल्युबल होते हैं और पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एल्कोहल्स में। नंबर 4 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज कोवेलेंट बॉन्ड्स इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वीकर होते हैं आयनिक बॉन्ड से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। नंबर 5 है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्लो। तो इसकी रिएक्टिविटी का रेट जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी का रेट स्लो होता है। एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन, और उनको रिएक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ खास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। नंबर 6 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से गुजरने देते हैं क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे ये अगर लॉन्ग में आए तो पूरा ही लिखना चाहिए। नंबर 7 है कंबस्शन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर कंबस्टिबल एंड बर्न इन एयर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल्दी बर्न करते हैं एयर में, क्योंकि उनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल केसेस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और इन सब के जो कॉमन प्रोडक्ट होती है जब ये बर्न होते हैं तो इन सब की कॉमन प्रोडक्ट जो हासिल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनती है। अगर चाहें तो आप बस इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लें, लास्ट लाइन को छोड़ दें शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद आता है नंबर 8 स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कम स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत, यानी इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका आंसर आपकी बुक में है पेज नंबर 44 पे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वैसे तो हमने ये जब चैप्टर समझा है तो ये हमें समझ आ चुका है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर भी शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर कीजिएगा और पूरा कीजिएगा इसको। और डिफरेंशिएट जब आता है तो इसी तरह कॉलम बना के करना ज़रूरी होता है, वरना नंबर कट जाते हैं। अगर जो है डेफिनेशन की तरह है तो फिर कॉलम बना के नहीं लिखिएगा, फिर पैराग्राफ में लिखिएगा। अब हम पहला इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड होता है।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कार्बन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। नंबर 2 है द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो तमाम वैलेंसीज होती हैं कार्बन की, हमें पता है 4 वैलेंसीज होती हैं, तो 4 की 4 जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पे फेल होती हैं बॉन्ड के ज़रिए। द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से होती हैं और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड से होती हैं। नंबर 3 देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो होती है कार्बन की अमाउंट जो होती है वो कम होती है और हाइड्रोजन की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, कि कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती है। नंबर 4 देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मोर रिएक्टिव होते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और वो आसान वो जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो ईजीली ब्रेक नहीं होता। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं जो वीक बॉन्ड होते हैं और ईजीली ब्रेक हो जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं दे बर्न्स विद ब्लू एंड नॉन सूदी फ्लेम इन एयर। ये ब्लू और नॉन सूदी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं दे बर्न विद येलो एंड सूदी फ्लेम इन एयर। ये जो है येलो और सूदी फ्लेम के साथ ही हवा में बर्न करते हैं। द कंपाउंड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके कंपाउंड का नाम क्या है? उनके कंपाउंड का नाम है एल्केन्स। द कंपाउंड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 और जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n एंड एल्काइंस इज CnH2n-2। ये सब आप पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में बार बार। एग्जाम्पल ऑफ एल्केन्स आर इथेन एंड प्रोपेन। एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन्स आर इथीन एंड प्रोपीन एंड एल्काइंस आर इथाइन एंड प्रोपाइन। ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट है, कोल पढ़ते हैं हम। कोल इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर अस। इट कैन बी फाउंड एट वेरियस डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस। कहते हैं कोल भी एक हाइड्रोकार्बन है और ज़मीन की नीचे की सरफेस पे जो है बहुत डीप सरफेस के नीचे होता है ये। कोल इज़ फॉर्म्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। कोल जो है उसके बनने के बहुत सारे तरीके हैं। कोल इज़ सेड टू हैव डेवलप्ड इन नेचर 500 मिलियंस अगो फ्रॉम द रेनमेंट्स ऑफ ट्रीज बरीड डीप इनसाइड द सॉइल। कहते हैं तकरीबन 500 साल पहले जो दरख्त जो थे वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, फिर वो उसके बाद उनके जो है इट वॉज टर्न टू पीट, फिर वो पीट मॉस बन गए एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ द वुड। तो जब केमिकल और बैक्टीरियल प्रोसेस हुआ उससे वो पीट बन गए। पीट वॉज देन कन्वर्ट इन टू कोल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा ज़मीन देखें ना, ये जैसे थे डिसे हो गए, ख़त्म हो गए, ये ज़मीन के अंदर दबते गए और दबते दबते जो है ये पीट बने। और जो पीट जो था आगे जाके बहुत सारे जो प्रोसेस उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहा ज़मीन का, उससे जो है ये कोल में तब्दील हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की अंदर, बिल्कुल ज़मीन की अंदर के क्रस्ट में। नेचुरल कार्बोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल। जो नेचुरल कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है जिसमें जो है लकड़ी कोल में चेंज हो जाती है। वुड हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ 40%। लकड़ी के अंदर ही 40% कार्बन होता है। 4 वेराइटीज़ ऑफ कोल आर क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन जिस तरह की डिग्री से हो रहा था उसी तरह का कोल ज़मीन के अंदर बनता है। बस इसका यहीं तक लिखिएगा। इसके बाद पेट्रोलियम देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज हाइड्रोकार्बन्स टुगेदर विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। वैसे तो मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताऊँगी। ये पेट्रोलियम जो तो एक थिक डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक ब्राउनिश ग्रीनिश लिक्विड होता है और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ स्टेट्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड भी होते हैं।
और उसके साथ साथ उसके अंदर वाटर, सॉल्ट्स और थोड़े से अर्थ के पार्टिकल भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ से लिखिएगा, इसका लिखिएगा यहाँ से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट दीज केमिकल और कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं जो इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, इनको सेपरेट करने के इन केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए वो डिपेंड करती है उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। यहाँ तक हो गया। अब नेचुरल गैस है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो मॉलिक्यूलर वेट मीथेन टुगेदर विद अदर गैसेज सच एज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन मेक अप अराउंड 85% ऑफ द मिक्सचर। नेचुरल गैस के अंदर जो है मीथेन गैस होती है, प्रोपेन होती है, इथेन होती है और ब्यूटेन होती है, और 85% जो होते हैं इन सब के मिक्स होकर ये नेचुरल गैस बनती है। इट हैज़ अ सिमिलर ओरिजिन टू कोल और पेट्रोलियम। ये भी कोल और पेट्रोलियम की तरह का ही एक नेचुरल वो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एज अ रिजल्ट इट्स, ये भी जो है इट हैज़ अ सिमिलर ओरिजिन टू कोल और एंड पेट्रोलियम। इसका ओरिजिन या बनने का जो तरीका है वो भी कोल और पेट्रोलियम की जैसा ही है। एज अ रिजल्ट इट इज़ डिस्कवर्ड विद देयर डिपॉजिट्स, क्योंकि ये भी डिस्कवर कहाँ से होता है, इनके डिपॉजिट ज़मीन से निकाले जाते हैं। नेचुरल गैस इज़ यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज़। नेचुरल गैस का यूज़ क्या है, इसको हम घर में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन कार, और जो CNG होती है वो कार में यूज़ होती है। कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल गैस। उसके अलावा कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र जो कि ज़मीन को फर्टिलाइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। आप इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक लिख लें, इंडस्ट्रीज तक लिख लें, और उसके बाद जो है बस कार्बन से ये ले लें। एक लाइन इसमें थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं, वैसे पूरा भी ठीक है। ये हो गए इसके तीनों जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस बताने हैं। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 42 के ऊपर। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, मैं आपको शॉर्ट करके बताती जाती हूँ, आप भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला इसका जो यूज़ है वो है यूजेस एज फूड, फूड के तौर पे यूज़ करना। द फूड वी ईट ऑन डेली बेसिस, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद आर ऑल ऑर्गेनिक एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड वाइटामिन्स। तो कहते हैं जो हम फूड रोज़ाना यूज़ करते हैं वो सब ऑर्गेनिक होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और वाइटामिन्स होते हैं। ठीक है, बस आपने ये हाफ लाइन लिख के और फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में आर से लेके वाइटामिन्स तक लिखना है। शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी आएंगे, उसका शॉर्ट नहीं किए जा सकते। इसका सेकेंड यूज़ है यूजेस एज क्लोथिंग। क्लोथिंग में यूज़ कैसे करते हैं? नेचुरल कॉटन, सिल्क, वूल एंड एक्सेट्रा एंड सिंथेटिक पॉलिस्टर, नायलॉन फाइबर आर यूज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन और सिल्क वगैरह जो नेचुरली मिलते हैं, और सिंथेटिक जो कि बनाए जाते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह के, ये फाइबर जो होते हैं ये सारे हमारे क्लोथिंग में यूज़ होते हैं, कपड़ा बनाने में यूज़ होते हैं। तो बस यहीं तक लिख लीजिएगा इसका। यूजेज एज हाउस, वुड इज़ मेड मोस्टली ऑफ सेलुलोज, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड। वुड जो है लकड़ी एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, और वो बिल्ड करने में, कुछ भी चीज़ें बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में या घर बनाने में भी यूज़ होती है। यूजेस एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द फ्यूल वी यूज़ इन आर कार्स एंड आर होम्स। जो ये सारे जो हम कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है जो हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल अपनी गाड़ियों में और घर में। मेडिकल एप्लीकेशन में क्या यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है, इसको आप मार्क करिएगा। वी एम्प्लॉय अ सिग्निफिकेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेटेड बाय प्लांट एज मेडिकेशंस। तो हम बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह यूज़ करते हैं जो कि प्लांट से हासिल की जाती हैं। उसके बाद आप आगे लिखिएगा, ये लाइन पूरी हो गई, इसके बाद लिखें एंटीबायोटिक्स और फिर नीचे से आ जाएं, एंड अदर लाइफ सेविंग मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबॉरेटरीज़। और दूसरी ऐसी एंटीबायोटिक्स और दूसरी ज़िंदगी बचाने वाली मेडिकेशंस जो होती हैं वो बनाई जाती हैं लेबॉरेटरीज़ में। एज आ रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। कैसे पढ़ते हैं अब हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग रबर, पेपर, इंक, फार्मास्यूटिकल डाइज एंड पेंट्स एक्सेट्रा।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें नंबरिंग गलत हुई है, 4 नहीं है 5 ही है। नेम द एल्कीन्स एंड एल्काइंस हैविंग द फॉलोइंग फार्मूला। इन्होंने हमें कुछ एल्कीन्स और एल्काइंस को मिक्स करके दे दिया है। पहले हमें ये पहचानना है कि ये एल्कीन है या एल्काइन है, और फिर हमें उनके नेमिंग भी करनी है, नाम भी लिखने हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास गिवन है C2H4। अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि ये एल्कीन है या एल्काइन है। तो इसके लिए हम इसके फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। आपको याद है एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। अब इसमें n क्या है? इसमें n जो है ना वो नंबर ऑफ़ कार्बन है। तो जितने यहाँ पे कार्बन के नंबर हो वो आप यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दें। तो n की जगह पे आ गया, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर h लिखा, h के साथ 2 पहले से है, और फिर n है, n कितना है? वही हमारे पास 2 है, तो हमने उसकी जगह पे 2 लिख दिया। तो क्या बन गया ये देखें C2, और ये 2 2 ज़ा 4, C2H4। ये सेम फार्मूला आ गया। जब एल्कीन के फार्मूले में आपने पुट करा और ये सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, इसका मतलब है ये एल्कीन है। अब ये एल्कीन का नाम क्या है तो वो हम फाइंड करेंगे। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या हमारा प्रीफिक्स होता है? इथ होता है। तो हमने एथ लिख दिया, ये हमारे 2 कार्बन थे इसलिए एथ लिख दिया प्रीफिक्स। अब हमें सफिक्स लिखना है। सफिक्स हम कैसे लिखते हैं? हम ये देखते हैं एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है। तो ये क्या है? एल्कीन है। जब एल्कीन होता है तो सफिक्स क्या आता है? ENE। तो ये इसका नेम क्या बन गया? ईथीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास C3H4। C3H4 है। इसी फॉर्मूले में इसको पुट करके देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता। तो हम लिखते हैं CnH2n। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है? हमारे पास इसमें है 3। ठीक है, फिर हमने h के साथ जो 2 है वही लिखा, और n की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या आ गया हमारा? C3 और 3 2 ज़ा 6, C3H6। देखिए ये जो हमारा एल्कीन के फार्मूले में C की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करके C3H6 आया है, जबकि इसमें कितना है? C3H4। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्कीन नहीं है। अब ये एल्कीन नहीं है तो फिर क्या है? इसका मतलब है क्योंकि हमें इन्होंने एल्काइन और एल्कीन मिक्स करके दिए थे तो ये एल्काइन होगा, लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे कि ये एल्काइन है या नहीं। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CnH2n-2 ये होता है हमारे पास। अब इसमें C की जगह पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। N की जगह पे हम नंबर ऑफ़ कार्बन लिखेंगे, यानी कि N की जगह पे यहाँ पे C के नीचे 3 आ गया, H2 और N की जगह पे आ जाएगा 3 - 2। अब ये देखें क्या निकलता है इसका। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 6 - 2 क्या आ गया? C3। 6 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा? 4, C3H4। देखें ये फार्मूला हमारा इस फार्मूले से मैच हो गया, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से। और हमने ये किस तरह निकाला? हमने ये निकाला एल्काइन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। तो जब एल्काइन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, इसका मतलब है ये एल्काइन है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अब हमें नेमिंग करनी है। तो कार्बन के 3 एटम यानी C3 किस में होते हैं? उसका प्रीफिक्स क्या होता है? उसका होता है प्रॉप। तो हम लिखेंगे प्रॉप, और क्योंकि ये हमारा एल्काइन के फार्मूले में सब पूरा सही आ रहा है तो ये इसका मतलब है एल्काइन है। एल्काइन का जो हमारा सफिक्स होता है वो क्या होता है? YNE। तो ये बन गया प्रोपाइन। इसका नाम क्या है C3H4 का? इसका नाम है प्रोपाइन। देखिए कितना ईजी तरीके से हम सबके नाम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 तो इसी तरह निकाल के दिखाऊंगी, इसी तरह निकाल के देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका एक बहुत शॉर्ट और इजी मेथड भी है, मैं आपको वो शॉर्टकट भी बता देती हूँ। अगर उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप इसको थोड़ा सा इसी तरह ड्राइव करके दिखाइएगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आता है सेपरेट करने के लिए तो आपको मैं एक शॉर्ट जो है इसका शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि जो है ईथीन का फार्मूला क्या है? CnH2n, यानी कि जितने कार्बन हैं उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। यानी कि अगर 3 कार्बन है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6, तो H6 आएंगे। ठीक है, तो C3H6 होगा। अगर जैसे ये C3H6 है तो क्या होगा ये? तो ये एल्कीन होगा। तो आप देखें, अच्छा एक मिनट मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। एल्कीन का फार्मूला देखें आप। एल्कीन का फार्मूला क्या है? CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उस कार्बन को आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है। यानी अगर 3 कार्बन है तो आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, तो H कितना आना चाहिए? 6। अब मैं आपको सारे पहले चेक कराती हूँ। ये है हमारे पास C6H12। ठीक है, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 12।
देखें 12, तो इसका मतलब है ये भी एल्कीन है हमारे पास, ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं C5H8। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, तो इसमें तो 8 है, तो इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है। लेकिन एल्काइन का भी शॉर्ट करके तरीका ये है कि आप जो नंबर ऑफ़ कार्बन दिए होते हैं उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से 2 माइनस कर दें, क्योंकि देखें यही है ना 2n-2। तो आप पहले कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से फिर 2 माइनस कर दें। जैसे सपोज़ करा यहाँ पे कार्बन का नंबर 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 10 आ गया, 10 में से 2 निकाला 8 आ गया। इसका मतलब ये एक एल्काइन है हमारे पास। अब इसको देखें C8 और H16, आपने सबसे पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 16, तो ये इक्वल आ गया ना, 8 2 = 16। इसका मतलब ये एल्कीन है, क्योंकि जो एल्कीन है, एल्कीन को निकालने का तरीका यही है कि जो भी कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम आ जाते हैं, तो ये एल्कीन है हमारे पास। अब इसकी हम नेमिंग लिख लेते हैं कि क्या क्या नेम है पूरे। ये तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। अब ये देखें C3H6 से, अब हम शॉर्ट मेथड से बाकी के सारे करेंगे। C3H6 से कार्बन 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, इसका मतलब है ये H6 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है एल्कीन है, एल्कीन के फार्मूले में पूरा हो रहा है। तो कार्बन 3 किस में होते हैं, कार्बन 3 होते हैं हमारे प्रॉप में, तो हम लिखते हैं प्रॉप, और क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए ENE प्रोपीन, तो ये हमारा है प्रोपीन। अब इसके बाद देखें C6H12, कार्बन 6 है, 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा एल्कीन है। और कार्बन 6 किस में होते हैं, हेक्स में होते हैं, तो हम लिखेंगे हेक्स और फिर इसका सफिक्स लिख देंगे ईन, हेक्सीन। नेक्स्ट देखें C5H8 है, तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 10 में से अब ये 10 आ रहा है तो H10 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्कीन तो है नहीं। अब 10 में से 2 निकालें 8 आ रहा है, इसका मतलब है ये एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन के फॉर्मूले से इसका आंसर सही आ रहा है। तो C5 जो होते हैं, कार्बन के 5 एटम जब होते हैं तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स आता है, उसके लिए प्रीफिक्स आता है पेंट, हमने पेंट लिख लिया। और क्योंकि ये हमारा एल्काइन के फॉर्मूले में पूरा सही आ रहा है तो हम लिखेंगे YNE पेंटाइन। इसके बाद देखें C8H16, कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 8 हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आ गया, तो ये 16 है इसका भी, इसका मतलब है ये एल्कीन है। अब कार्बन 8 होते हैं तो क्या होता है उसका हमारा प्रीफिक्स, वो होता है ऑक्ट, हमने ऑक्ट लिखा, और क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए ईन लिख दिया, ऑक्टीन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम C7H12, कार्बन 7 है और H जो है हाइड्रोजन 12 है, तो कार्बन जो 7 है, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 14 आता है। ये 14 नहीं है, लेकिन 14 में से 2 निकाल दें तो 12 आता है, इसका मतलब है ये एल्काइन है। एल्काइन के फॉर्मूले में -2 करके पूरा हो रहा है, तो हम लिखेंगे एल्काइन है, लेकिन पहले हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या आएगा, C7 से हेप्ट आएगा, हम लिखेंगे हेप्ट, और क्योंकि ये एल्काइन है इसलिए हेप्टाइन आ जाएगा इसका। लास्ट हमारा है C6H10, तो 6 जो कार्बन नंबर है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 12 नहीं है, इसका मतलब है ये एल्कीन नहीं है। अब इसके अंदर से 2 माइनस कर देते हैं हम, 6 2 = 12, अब हम इसका एल्काइन के फार्मूले से चेक करते हैं, 6 2 = 12, 12 आया, 12 में से 2 माइनस किया 10 आ गया, इसका मतलब है ये एल्काइन है। तो कार्बन 6 किस में होते हैं, हमारे होते हैं कार्बन 6 हेक्स में, और क्योंकि ये एल्काइन है तो हमारा हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, ये देखें सारे कितने इजी तरीके से हो गए। मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बता दिया और प्रॉपर मेथड भी बता दिया कि इसके फॉर्मूले में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इससे नंबर 6 है डिफाइन नोमेनक्लेचर एंड डिस्क्राइब द आईयूपैक नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर एल्काइंस। आपने आईयूपैक सिस्टम की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद जो है एल्काइंस के जो है आपको रूल्स देने, रूल्स फॉर नेमिंग एल्काइंस। तो आपके बुक में पेज नंबर 45 पे इसकी डेफिनेशन है। A symposium of top chemists was organized in Geneva to address the issue in 1882। 1882 में टॉप केमिस्ट ने इस इशू को एड्रेस किया। इशू क्या था, यहाँ पे आप एक लाइन ऐड करेंगे 1882 के बाद, ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के इशू को उन्होंने एड्रेस किया। दे डेवलप अ नेमिंग सिस्टम नोन एज जेनेवा सिस्टम, उन्होंने एक नाम देने का एक सिस्टम बनाया, उसे कहलाता है जेनेवा सिस्टम। इन लेज 1930 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC चेंज द इस अप्रोच। इसी के अंदर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो थी उसमें चेंज लेकर आई। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेवलप द IUC सिस्टम इवन मोर।
फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने IUC सिस्टम को मज़ीद डेवलप करा। द IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग वॉज क्रिएटेड इन 1960 इवन फर्दर। उसके बाद आगे जाके 1960 में IUPAC नेमिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया। द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वॉज क्रिएटेड इन 1960। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें रूल्स फॉर नेमिंग एल्काइंस करने। रूल्स फॉर नेमिंग एल्काइंस की जो मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है आपको, इसकी वीडियो जो आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। उसका टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग एल्काइंस। में बहुत अच्छी तरह मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है कि किस तरह इसके नाम दिए जा सकते हैं। इस वक्त मैं आपको मार्किंग कराऊंगी। इसका पहला रूल आप लिखेंगे, चूज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन विच मस्ट इंक्लूड ट्रिपल बॉन्ड एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपने चूज़ करनी है जिसमें कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। नंबर 2, रिगार्डलेस ऑफ एल्काइल रेडिकल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज़ नंबर्ड फ्रॉम द एंड इनक्लोज अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये समझाऊंगी मैं, अभी नहीं, ये सब समझा हुआ है आपने और ये आप एग्जाम्पल देंगे। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ कार्बन एटम विद द लोएस्ट वैल्यू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा होगा वहाँ से आप लोएस्ट वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इधर 3 से भी जुड़ा है, इधर 2 से भी जुड़ा है, तो हम 2 लेंगे। नंबर 4 देखते हैं, बाय चेंजिंग द सफिक्स ANE ऑफ द मैचिंग एल्केन ऑफ YNE द ट्रिपल बॉन्ड इज द कंपाउंड इज इंडिकेटेड। बस यहाँ तक लिखिएगा YNE तक। तो उसके बाद सफिक्स जो है ANE से चेंज करके आप कर देंगे YNE, और इसमें आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दें, 1 ब्यूटाइल वाली दे दें। नंबर 5 देखते हैं, व्हेन देयर आर 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एंड सो ऑन एडेड बिफोर द सफिक्स। सफिक्स से पहले आप जो, अगर इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप सफिक्स से पहले, जो सफिक्स है ना YNE, उससे पहले डाई, ट्राई, अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो आप करेंगे टेरा, और 5 होंगे तो पेंटा। इस तरह आप इसमें ऐड करेंगे पोजीशन के साथ। इसकी ये एक एग्जांपल देते हैं। 2 एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एग्जांपल दीजिएगा, आपकी चॉइस है, दोनों में से जो दें। इसके बाद नंबर 6 देखते हैं, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम लोकेशन इन अ चेन मॉलिक्यूल द डबल बॉन्ड इज़ गिवन प्रायोरिटी। अब ये कहते हैं कि अगर आपकी चेन में डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हैं तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप उसका लेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे और उसी को प्रायोरिटी देंगे। नेमिंग के अंदर आप सफिक्स जो है उसका ही लेंगे, डबल बॉन्ड का, यानी EN लेंगे। EN लेते हैं, ENE नहीं लेते, EN पेंटेन। ठीक है, इसमें आप ये वाली एक एग्जांपल दे दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि व्हेन देयर आर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एट वेरियस प्लेसेस इन द चेन द नंबरिंग बिगिन एट द एंड वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट। नंबर 6 पॉइंट के अंदर जब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे थे दोनों साइड से, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी थी और डबल बॉन्ड के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हमने नंबरिंग की थी। नंबर 7 पॉइंट हमें कहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम चेन के अंदर मौजूद हों और उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो, सेम जगह पे ना हो, तो फिर हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, हम दोनों में से जो बॉन्ड भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। इन दोनों में से आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर वाला, और इसमें एल्काइंस के पूछे, आप एल्कीन्स और एल्केन्स दोनों के करिएगा इस तरह प्रिपेयर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है। इसका पहला पैराग्राफ आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पूरा। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं हम। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स दैट आर करेंटली नोन, मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट। देखें, कहते हैं कि वैसे तो 118 एलिमेंट्स हैं पूरी हमारे अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं, तो उसमें से 1 तो हमारा कार्बन है। तो कार्बन एक अकेला है जिसके तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, सिर्फ कार्बन के अकेले के। दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये जो 117 बचे ना, देखें 118 में से एक तो कार्बन हो गया, इसने 10 मिलियन कंपाउंड बना लिए, तो 117 जो बचे उनके सबके जितने कंपाउंड होंगे ना उससे भी ज़्यादा कार्बन, एक अकेले कार्बन के कंपाउंड है। यही इन्होंने बताया, दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द अदर एलिमेंट्स। बाकी तमाम एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन सबसे ज़्यादा एक अकेला कार्बन बनाता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफ सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही चीज़ डाइवर्सिटी कहलाती है। और इसके फैक्टर्स हैं, नंबर 1 है कैटिनेशन,
और नंबर 2 है आइसोमेरिज्म। ये कैटिनेशन मैंने आपको समझाया हुआ भी है और आइसोमेरिज्म भी समझाया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैटिनेशन क्या आप यहाँ से जो है आपका है, मैं रीड कर देती हूँ, यहाँ से लिखिएगा। कैटिनेशन इज़ द कैपेसिटी ऑफ एटम टू ऑफ बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग बाय लिंकिंग विद सिमिलर एटम। सिमिलर एटम के साथ जो एटम आपस में लॉन्ग चेन बनाने या रिंग बनाने वो कहलाती है कैटिनेशन। और इसकी जो है 2 मेन क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है द एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर। एलिमेंट की वैलेंसी जो है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2 इसका क्राइटेरिया है एन एलिमेंट्स बॉन्ड विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर। उस एलिमेंट का अपने ही एटम से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन द एलिमेंट बॉन्ड विद अदर एटम, दूसरे एटम के या ख़ास तौर पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग से। ये यहाँ तक आपने लिख लिया, ये हो गया हमारा कैटिनेशन। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म लिखेंगे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हम लिखेंगे इफ़ से लेके। इफ़ 2 कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिस्टिंक्ट एटम अरेंजमेंट इन देयर मॉलिक्यूल और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। कहते हैं अगर एक ही कंपाउंड का सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन वो मुख्तलिफ तरह से अरेंज हो जाए, उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो, यानी उसका स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो, तो वो कहलाता है तो उसके जो मुख्तलिफ शेप बना लेता है उसको कहते हैं आइसोमर्स। एंड इसके बाद आप एक लाइन ऐड कीजिएगा, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। यहाँ तक लिख के आपने ये लाइन ऐड करनी है, दिस इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म ऐड करना है लाइन को। उसके बाद आप इसमें से एक एग्जांपल दे सकते हैं और आप अपनी पास जो मैंने आपको पहले करवाई हुए एन ब्यूटेन और एन आइसोब्यूटेन वो भी दे सकते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूले में जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी आप वो वाली भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल आप दे दीजिए या सिर्फ नाम लिख दीजिए। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आप एग्जांपल ये दे दीजिएगा। द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द केमिकल फार्मूला इंक्रीजेज। ये लाइन भी ऐड कर लीजिएगा। आइसोमर्स जिस तरह कार्बन के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, इसी तरह उनके आइसोमेरिज्म की रेंज जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब ये कि मुख्तलिफ शेप और स्ट्रक्चर उनके बनते चले जाते हैं। आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।